हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज हम समझने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स यानी कर संविधियों के कठोर अर्थान्वयन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के हिंदी पेड नोट्स चाहिए या दूसरे जो लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनके हिंदी पेड नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके ले सकते हो। साथ ही नोट्स के प्राइस भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कर संविधियों का कठोर अर्थान्वयन यानी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो देखो, दो तरह के स्टैट्यूट्स यानी दो तरह की संविधियाँ, दो तरह के कानून ऐसे होते हैं जिनका कठोर अर्थान्वयन यानी स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन से इंटरप्रिटेशन किया जाता है। पहला है आपका जो टैक्सिंग लॉज होते हैं, जो कर कानून होते हैं, और दूसरे हैं जो पीनल स्टैट्यूट्स होते हैं यानी जो दांडिक कानून होते हैं। तो टैक्स स्टैट्यूट के द्वारा देखो क्या होता है कि ये जो जितनी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं, जब ये कोर्ट के सामने इंटरप्रिटेशन के लिए जाते हैं तो कोर्ट इनका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन करता है, इनका इंटरप्रिटेशन बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है। और जो टैक्स होता है वो किसके द्वारा लगाया जाता है? स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। और टैक्स ही राज्य का सबसे मेन सोर्स होता है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, है ना। जो स्टेट है वो टैक्स लगाता है और फिर उसको इकट्ठा करता है, जिससे स्टेट को रेवेन्यू मिलता है। तो जो भी संविधि या जो भी लॉ टैक्स से रिलेटेड हो उसे ही हम टैक्सिंग स्टैट्यूट यानी कर संविधि कहते हैं, और इसे हम वित्तीय संविधि या फिस्कल स्टैट्यूट भी कह सकते हैं। और जो भी लॉज, जो भी कानून टैक्स से रिलेटेड हो या उनसे डील करते हो, उन्हें हम टैक्सिंग स्टैट्यूट कहते हैं या उन्हें टैक्सिंग स्टैट्यूट कहा जाता है। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि वो सारे स्टैट्यूट टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं जो अलग अलग तरह की इनकम पर टैक्स लगाते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तो अगर मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात करूँ तो ये एक ऐसा एक्ट है जो इनकम पर टैक्स लगाता है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का। ठीक, अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। एक एक पॉइंट को समझेंगे। थोड़ा सा अगर मैं इसके पर्पस की बात करूँ तो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स के जो उद्देश्य होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो ये इस तरह के स्टैट्यूट का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो भी कंट्री में लोग हैं उनसे रिवेन्यू इकट्ठा करना, ताकि पब्लिक पॉलिसी या फिर सरकार जो भी पॉलिसी बनाती है उसे रन करने के लिए, उसे चलाने के लिए उसका यूज़ हो सके। तो लोगों पर टैक्स लगाकर जो रिवेन्यू इकट्ठा किया जाता है वो पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। तो टैक्स को इकट्ठा किया जाता है और वो स्टेट की इनकम का सोर्स होता है, और उस पैसे को पब्लिक के वेलफेयर एक्टिविटीज़ यानी जो भी कल्याणकारी गतिविधियाँ होती हैं उनमें खर्च किया जाता है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हमारा आज का टॉपिक है कि इनका कठोर अर्थान्वयन किया जाता है, इनका स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन या स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे। देखो, जो भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होती हैं उनका पर्पस सरकार को राजस्व देना होता है, जैसा कि हमने अभी समझा है, लेकिन इनका इंटरप्रिटेशन स्पष्ट और न्यायोचित तरीके से किया जाना चाहिए। मतलब इंटरप्रिटेशन अगर करना है कोर्ट को किसी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट का तो वो बहुत ही क्लियरली करेगी और बहुत ही न्यायोचित तरीके से करेगी, उसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। टैक्सिंग स्टैट्यूट्स यानी कर संविधियों का कंस्ट्रक्शन विभिन्न सिद्धांतों और न्यायिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। अलग अलग इसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ही इनको क्या किया जाता है? इंटरप्रेट किया जाता है। कर कानूनों के कठोर अर्थान्वयन के नियम का प्रतिपादन लॉर्ड वेंसलडेन ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया, और उनका समर्थन हाउस ऑफ लॉर्ड के न्यायाधीश लॉर्ड हॉल्सबरी और लॉर्ड साइमंड्स ने किया। तो एक तरीके से यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान देने हैं कि सबसे पहले ये जो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं इनका जो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इनका कठोर अर्थान्वयन होना चाहिए, इस रूल को जो प्रतिपादित किया था वो किसने किया था? तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो वो प्रतिपादित किया था लॉर्ड वेंसलडेन ने। वो भी कब? 90th सेंचुरी के अंतिम दशक में, जो लास्ट सेंचुरी थी उसमें,
है ना, अंतिम दशक में। तो यहाँ पर उसका समर्थन किसके द्वारा किया गया? हाउस ऑफ लॉर्ड के न्यायाधीश लॉर्ड हॉल्सबरी और लॉर्ड साइमंड ने। उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया कि हाँ, जो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अब इस रूल के हिसाब से आशययुक्त स्पष्ट शब्दों के बिना प्रजा पर ही कर लगाया जा सकता है, और यह भी कि संसद के हर अधिनियम को उसके शब्दों के प्राकृतिक अर्थान्वयन के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। अब स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो देखो, कठोर अर्थान्वयन का मतलब होता ये है कि ये लॉर्ड केनियर्स ने एक्सप्लेन किया है कि भाई इसका मतलब बेसिकली क्या होता है। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति टैक्सिंग की कैटेगरी में आता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई टैक्स पे करना है तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, भले ही उसे कितनी भी दिक्कत क्यों ना हो। तो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का ये स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन माना जाएगा। जैसे मान लो कोई किसी व्यक्ति को टैक्स चुकाना है, किसी की इनकम बहुत ज़्यादा है और उस पर इनकम टैक्स लगाना है, तो उस पर वो टैक्स लगेगा ही लगेगा, भले ही उसको भरने में कितनी दिक्कत हो रही हो। तो ये होता है स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। और ये जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं उनके कठोर अर्थान्वयन का सिद्धांत यही कहता है, उसका जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्टैट्यूट के अकॉर्डिंग जो टैक्स से रिलेटेड हो और उस टैक्सिंग स्टैट्यूट में दायित्वाधीन है, मतलब उसकी लायबिलिटी बनती है कि उसको टैक्स चुकाना है, उसको कोई टैक्स चुकाने के लिए मतलब उसके ऊपर कोई लायबिलिटी है, उसको चुकाना ही है, तो ये नहीं देखा जाएगा कि उसे चुकाने में कितनी इनकन्वीनियंस, कितनी दिक्कतें, कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मान लो वो कोई व्यक्ति किसी लॉ में लायबल ही नहीं है टैक्स चुकाने के लिए, तो इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं होना चाहिए कि उसको भी आप खींच लो, उसको भी टैक्स चुकाने के लिए लायबल कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई जो लायबल है उससे तो लो, उसे भले ही कितनी दिक्कत हो, बट जो लायबल ही नहीं है टैक्स चुकाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसको भी ज़बरदस्ती खींच लिया या उस पर भी टैक्स जो है वो लगा दिया। तो ये है स्ट्रिक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। ठीक, मतलब अगर सीधे तौर पे बात करें तो स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का यही है कि अगर कोई टैक्स चुकाने के लायबल है तो उसे ज़रूर चुकाना चाहिए, और अगर वो लायबल नहीं है तो ये नहीं माना चाहिए कि भाई जो इंटरप्रिटेशन है वो ऐसे नहीं होना चाहिए कि टैक्स चुकाने के लिए उसको भी पुश कर लिया जाए, उसको भी खींच लिया जाए और उसी व्यक्ति से टैक्स वसूला जाएगा जो जितने भी कर कानून होते हैं या जो भी टैक्सिंग स्टैट्यूट है उसके अकॉर्डिंग वो लायबल होगा, है ना। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ आई। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक केस लॉ देखेंगे। अब फिर बाद में इसके देखो बेसिस हमें पढ़ने वाले हैं। तो केस लॉ है यहाँ पे एवी फर्नांडिस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। ये पुराना केस है 1957 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी टैक्सिंग लॉज होते हैं, जितने भी हमारे कर कानून होते हैं, वो उसमें क्या होता है कि उनको स्पष्ट भाषा में हमें पढ़ना चाहिए, मतलब एकदम क्लियर लैंग्वेज में पढ़ा जाना चाहिए उनको, और उनका विस्तार से बिल्कुल हमें ऐसा नहीं है कि हम उनमें कुछ और ऐड कर दें। जो चीज़ क्लियरली लिखी है उसी हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अपनी तरफ से जोड़ दिया। अगर कोई व्यक्ति टैक्स चुकाने के लिए लायबल है तो उससे वसूल करो, उसे भले ही कितनी दिक्कत है, बट अगर कोई लायबल ही नहीं है तो ऐसा नहीं है कि उसको भी पुश कर लो, उसको भी खींच लो उसमें। तो यहाँ पे क्लियरली कोर्ट ने कहा है कि जो भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होती हैं उनका इंटरप्रिटेशन जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी बेसिस की, कि जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं उनके बेसिस, मतलब उनका महत्व और उनका आधार क्या है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो शब्दों का देखो शाब्दिक अर्थ, सबसे पहले जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट्स होते हैं उनकी हमें शाब्दिक व्याख्या करनी चाहिए। एक तरीके से हम यहाँ पे लिटरल रूल को फॉलो करेंगे, उनका लिटरल मीनिंग निकालेंगे। जो चीज़ जैसी लिखी है उसको वैसे का वैसे ही कोर्ट को इंटरप्रेट करना है, उसका वैसे का वैसे ही इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिया, नहीं, जो चीज़ लिखी है उसको क्लियरली मेंशन, जो भी क्लियरली मेंशन है उसको बताओ। तो यहाँ पर वो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है कोई निहित अधिकार नहीं, नो इम्प्लाइड पावर। ठीक, तो ये एक अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इस चीज़ को हमें पढ़ना है और इस चीज़ को देखना है। मतलब अगर कर कानून स्पष्ट है तो उसकी उसी रूप में अर्थान्वयन किया जाता है, चाहे परिणाम करदाता के पक्ष में हो या ना हो। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये कुछ बेसिस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें टैक्सिंग स्टैट्यूट के बारे में बताते हैं, और जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट हैं उनका किस तरीके से यहाँ पे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होता है वो हमें समझना है। तो कर कानूनों में सरकार को केवल उन्हीं टैक्स को लगाने की यहाँ पे शक्ति होती है जो स्पष्ट रूप से किसी लॉ में लिखे हैं। यहाँ पे नो इम्प्लाइड पावर का मतलब यही है कि अगर किसी लॉ में लिखा है कि भाई इस चीज़ पर टैक्स लगना है तो सरकार उसी पर टैक्स लगाएगी, कोई इम्प्लाइड पावर अलग से नहीं मिलेगी। अगर किसी प्रोविज़न में अस्पष्ट
अस्पष्टता है, कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो उसे करदाता के पक्ष में उसकी व्याख्या की जाएगी। मतलब जो टैक्स पेयर है उसके पक्ष में यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। नेक्स्ट है व्याख्या का संकीर्ण दृष्टिकोण यानी नैरो इंटरप्रिटेशन। कर कानूनों का विस्तार से व्याख्या करने की बजाय उनका संकीर्ण और सीमित रूप में अर्थान्वयन किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट्स जो टैक्स के जितने भी लॉज हैं उनमें जो चीज़ लिखी है उसके बाहर जाके उसका कुछ इंटरप्रिटेशन कर दिया, उसमें कोई नई चीज़ ऐड कर दी। अब अगर किसी टैक्सिंग लॉ में ये लिखा है कि इस चीज़ को पे टैक्स नहीं देना है तो नहीं देना है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे नैरो इंटरप्रिटेशन किया जाता है। जो चीज़ जैसी लिखी है उसे लिमिटेड फॉर्म में वैसा का वैसा ही उसका कंस्ट्रक्शन, उसका इंटरप्रिटेशन करना है, ताकि जितने भी टैक्स की लाइबिलिटीज़ हैं उनको अनिश्चित रूप से हम बढ़ा ना सकें, है ना, उनको अनलिमिटेड तरीके से ना बढ़ाया जा सके। तो नैरो इंटरप्रिटेशन होता है। कोई कर बिना विधिक आधार के नहीं होगा, तो नो टैक्स विदाउट क्लियर अथॉरिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति से कर तभी वसूला जा सकता है जब लॉ में क्लियरली उस पर टैक्स का प्रावधान हो, उस पर टैक्स का प्रोविज़न हो। अगर टैक्स का प्रोविज़न ही अस्पष्ट है, वो क्लियर नहीं है, तो जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति है, उसके पक्ष में निर्णय लिया जाएगा, उसके फेवर में जजमेंट आएगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये जो है ये इस टैक्सिंग स्टैट्यूट के स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन के बेसिस बताते हैं, साथ ही इसका महत्व बताते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये फॉलो की जाती हैं किसी भी टैक्सिंग स्टैट्यूट के स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन में। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ आ गई होंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन जब किया जाता है टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का, तो उसमें कोई भी उपधारणा या प्रिजम्पशन नहीं की जाएगी। केवल जो भी लिखा है उसी को इंटरप्रेट किया जाएगा, कुछ भी अज्यूम करके नहीं माना जाएगा। जो क्लियरली मेंशन है उसी का इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही जो कंस्ट्रक्शन होना चाहिए टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का, वो एकदम फेयर होना चाहिए, एकदम रिजनेबल होना चाहिए। ठीक, अगर मान लो कोई एम्बिग्यूटी है, कोई भी अस्पष्टता है, तो उसे क्लियर करने के लिए वो इंटरप्रिटेशन करेंगे जो टैक्स चुकाने वाले के फेवर में हो। ठीक, तो जो उसके फेवर में होगा वही यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। तो ये था हमारा स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्सिंग स्टैट्यूट्स का टॉपिक। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।